हेलो बच्चों, आज हम लोग ठोस अवस्था का क्लास नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और 3D टॉपिक डिस्कस किया था, उसका नाम था सुसंकुलन। पिछला टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों ने भी सुसंकुलन का क्लास मिस किया है वो इस क्लास से पहले सुसंकुलन का क्लास ज़रूर अच्छे से देख लें। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिक्ति। रिक्ति क्या होती है? जब भी हम किसी क्रिस्टल में कणों को एक दूसरे के समीप जमाते हैं, हम षटकोणीय सुसंकुलन बनाना चाहें या जो भी घनीय सुसंकुलन बनाना चाहें, किसी भी तरह के सुसंकुलन के लिए हम लोग को कणों को एक दूसरे के पास पास लाना पड़ेगा। तो जब हम लोग कणों को एक दूसरे के पास पास लाते हैं तो कणों के बीच में थोड़ा गैप छूट जाता है। अब इसको कुछ इस तरह इमेजिन करो कि मान लेते हैं कि तुम्हारे पास 4 तरबूज हैं। तो तुमने एक तरबूज लिया, एक जगह रख दिया, दूसरा तरबूज लिया, उसके बगल में ला करके रख दिया, तीसरा तरबूज लिया, उन दोनों से सटा कर रख दिया। अब अगर हम ऐसे 3 तरबूज लेकर उसके ऊपर एक और तरबूज रखें तो क्या उन तरबूजों के बीच में गैप होगा? 3 के ऊपर एक तो आराम से आ जाएगा, पर सोच के देखो क्या उसके बीच में कोई गैप होगा? एकदम होगा। हम चाहें तो एक छोटे साइज का नींबू या कोई संतरा वंतरा उसके अंदर आराम से फंसा के रख सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि तरबूज की रिक्ति में नींबू है। क्या बोलेंगे? तरबूज की रिक्ति में कौन है? नींबू है। तो इस तरह समझो कि जब किसी क्रिस्टल में उसके कण आपस में जमते हैं तो उसके बीच में जो गैप छूट जाता है उस गैप को हम क्या कहते हैं? रिक्ति। रिक्ति 2 प्रकार की होती है। पहली चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति। अब बेटा अष्टफलकीय रिक्ति को अच्छे से समझते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति में अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ डायग्राम में अरेंज है, नीचे के लेयर में 3 ग्रीन पार्टिकल एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि षटकोणीय सुसंकुलन में कण एक दूसरे के साथ सटे होते थे। अगर इन तीनों को मैं इंगित करूं तो ये पहला कण, ये दूसरा कण, ये तीसरा कण, ये तीनों ग्रीन पार्टिकल। चलो इन्हें चिन्हित कर देते हैं। इसे मैं लिख दे रहा हूँ ए, इसे बी और इसे क्या लिख रहा हूँ? सी। तो ए, बी और सी आपस में मिलकर किस तरह से अरेंज हैं? देखो, वो इस तरह अरेंज हैं कि वो इस ओर इंगित कर रहे हैं, नीचे की ओर क्या कर रहे हैं? इंगित कर रहे हैं। तो जो 3 और पार्टिकल हम लोग इसके ऊपर लेंगे, है ना, अगर मैं इसको लिख दूँ डी, इसको ई और इसको एफ, तो ये आपस में मिलकर किस ओर इंगित कर रहे हैं? ये आपस में मिलकर ऊपर की ओर इंगित कर रहे हैं। मतलब जो इनके पॉइंटिंग है वो ठीक अपोजिट है। अगर 1, 2 और 3 ये आपस में मिलकर इस तरफ इंगित कर रहे हैं तो 1, 2 और 3 ये इस तरफ इंगित करेंगे, तो ऐसे अपोजिट पॉइंटिंग। और 3 पार्टिकल के ऊपर अगर मैं 3 पार्टिकल ऐसे रख दूँ, 3 पार्टिकल के ऊपर मैं अगर 3 पार्टिकल ठीक अपोजिट रख दूँ तो जो बीच का गैप बच जाता है, जो बीच का गैप बच जाता है, यहाँ का जो गैप बच जाता है, इस गैप को हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अब दिमाग में ये आ जाएगा कि अष्टफलकीय रिक्ति होंगी मतलब रिक्ति के 8 फलक होंगे, पर ये सही नहीं है ना, ये सही नहीं है। अब कई बार हम लोग पंडित जी के बेटे को पंडित जी बोल देते हैं, पर ये जरूरी थोड़ी नहीं कि हर पंडित जी का बेटा पंडित जी हो, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, व्यापारी हो सकता है ना, मिलिट्री में चला जाएगा बंदा, साइंटिस्ट हो सकता है ना। तुम उसको पंडित जी ही बोलो, ये तो सही नहीं है ना। शर्मा जी का बेटा शर्मा हो जाता है, नाम के हिसाब से शर्मा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पूजा पाठ ही करेगा। ठीक है, तो अगर किसी क्रिस्टल का आकार अष्टफलकी है तो उसके बीच का गैप, उसका बेटा, वो अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगा। वास्तविकता में वो अष्टफलकी नहीं है, फिर भी क्या कहलाएगा? अष्टफलकीय रिक्ति। क्यों? क्योंकि वो अष्टफलकी क्रिस्टल के अंदर की रिक्ति है। इसका मतलब यहां समझो कि ये जो कण हैं ये आपस में मिलकर अष्टफलकीय संरचना बनाते हैं, इसीलिए उसके गैप को क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय रिक्ति। कुछ समझ में आया? रिक्ति का आकार अष्टफलकी नहीं है, क्रिस्टल का आकार अष्टफलकी है। अगर कण आपस में मिलकर अष्टफलकीय संरचना बनाए तो गैप भी क्या कहलाएगा? अष्टफलकीय रिक्ति। यहाँ इस चीज़ को समझने के लिए मैंने बगल में एक डायग्राम बनाया है और मेरे ख्याल से ये तुम्हें अष्टफलकीय संरचना नज़र आ रही होगी।
नहीं नज़र आ रही है तो मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। 1 2 3 4 पॉइंट देखो, यहाँ एक पॉइंट ऊपर है कुछ इस तरह से और एक पॉइंट नीचे है। अगर तुम इसको थोड़ा साइड वाइज टिल्ट करके देखो तो तुम्हें ये अष्टफलकीय संरचना नज़र आएगा। अभी भी नहीं नज़र आ रहा हो तो मैं एक अष्टफलकीय ज्यामिति बना देता हूँ। यहाँ कुछ इस तरह से अगर हम लोग ज्यामिति बनाएं, यूँ याद करो तुम लोगों ने SF6 में पढ़ा था सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसमें पढ़ा था कि उसकी ज्यामिति जो है वो अष्टफलकीय होती है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था SF6 में, याद करके बताओ बेटा। ठीक याद कर रहे हो, SF6 में था sp3d2। तो उसकी जो ज्यामिति होती थी वो कैसी होती थी, अष्टफलकीय। अच्छा ये तो तुम्हें पता ही होगा कि ये अष्टफलकीय है। अब भी नहीं पता है तो क्या करना, ऐसे 4 फिंगर्स, 4 उंगलियों को इस तरह निकालो, ठीक है। इस तरह ये थंब ले लेना और 3 और उंगली अंगूठे के साथ सेम अपोजिट लो और इनको एक दूसरे के साथ यूँ मिला लो तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये अष्टफलकीय है। अच्छा अष्टफलकीय कैसे, 8 फलक हैं, 1 2 3 और 4 ऊपर, कुल मिलाकर के कितने, 8, तो अष्टफलकीय हो गया। अच्छा यहाँ देखेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरह से 1 2 3 4, ये 4 डॉट देखो रेड वाले और 2 डॉट ब्लैक वाले, क्लियरली दिख रहा है ये भी अष्टफलकीय है। तो इसमें कण कैसे जमेंगे, अभी 3 कण ग्रीन के हैं, एक यहाँ, 1 2 और 3, ये अगर हो हमारा A, ये B और ये C, तो इस तरफ पॉइंट कर रहा है देखो। तो इसके ऊपर जो कण रखे जाएंगे वो क्या है, ये और ये। अब इनमें से हमने B के बगल में D लिया था तो B के बगल में ये D ले रहा हूँ, ये E और ये F। तो इस तरह ये कण आपस में मिलकर के कैसी ज्यामिति बनाए, अष्टफलकीय। क्योंकि अष्टफलकीय ज्यामिति बना इसीलिए इस रिक्ति को हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। जो बीच का गैप छूट गया उसको अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, ठीक है। अष्टफलकीय रिक्ति के बाद अगला पढ़ेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति के लिए 3 कण के ऊपर उल्टे 3 कण रखने हैं, पर चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए 3 कण के ठीक ऊपर 1 कण रखना है, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए क्या करना है, 3 कणों के ऊपर 1 कण रखना है। जैसे कि यहाँ पर हम 3 कण देख पा रहे हैं क्लियरली, A B एंड C। इसके ऊपर हम लोगों ने 1 कण रखा यहाँ, तो जो बीच में गैप छूट गया भी, वो तरबूज वाला, नींबू वाला है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। अब चतुष्फलकीय रिक्ति क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कण आपस में मिलकर चतुष्फलकीय ज्यामिति बना रहे हैं। साइड वाइज देखो, ये 3 कण आपस में मिले, 1 कण ऊपर में है भाई, ऐसे इनको यूं मिला लें तो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ऐसे। तो इसके कितने फलक हो गए, 4। ऐसे 3 फिंगर लो, एक नीचे सरफेस लगाओ, 1 फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक और नीचे वाला 1, 4 फलक। तो फिर शर्मा जी का बेटा शर्मा, चतुष्फलकीय क्रिस्टल के अंदर का गैप क्या कहलाएगा, चतुष्फलकीय रिक्ति। अब बेटा रिक्ति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक द्विविम में षटकोणीय सुसंकुलन से सुसंकुलित पृष्ठ लेते हैं। जैसे कि तुम अभी देख रहे हो वो A है। अब हमें पता है कि इसमें कितने प्रकार के छिद्र होते हैं, 2, स्मॉल a और स्मॉल b। इसे हम लोग पिछले क्लास डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्मॉल a प्रकार के छिद्र लगा लें और स्मॉल b प्रकार के, 2 प्रकार के छिद्र होते हैं। अब इनमें स्मॉल a या स्मॉल b दोनों में से किसी भी तरह के छिद्रों में हम कण रख सकते हैं। अगर हम एक पृष्ठ के ऊपर दूसरा पृष्ठ रखने की कोशिश करें तो चलो हम स्मॉल a प्रकार के छिद्रों में कण रख देते हैं।
तो हम बहुत अच्छे से देखेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए ये स्मॉल b और स्मॉल a जो लिखा हुआ है उसे हटा ले रहा हूँ और हम कुछ चीज़ों पर फोकस करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इस वाले पॉइंट पर फोकस करें, तुम क्या देख पा रहे हो वो कौन सी रिक्ति है? ध्यान से देखेंगे तो 3 कण दिखाई दे रहे हैं नीचे येलो के, 1 2 और 3 दिख रहा होगा, ये 1 2 और 3, और इसके ठीक ऊपर में एक रेड पार्टिकल है। तो 3 कणों के ऊपर अगर एक कण उपस्थित हो तो इसे कौन सा वॉइड कहते हैं? टेट्राहेड्रल, मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति। तो उस जगह पर मैं चतुष्फलकीय रिक्ति लिख सकता हूँ। तो तुम देखोगे कि यहाँ एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसे मैं टी लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, हर जगह जहाँ 3 कण उपस्थित हैं वहाँ क्या होगा? टी। देखो यहाँ भी 3 रेड के नीचे एक येलो है, तो यहाँ भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, यूँ यूँ यूँ। ध्यान देखें, अब फिर ये 3 कण हैं येलो के, उसके ऊपर रेड पार्टिकल है, तो ये भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। यहाँ हम वापस देख पा रहे हैं कि 3 रेड के नीचे येलो है, तो ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं ए को वापस बुला लूँ तो हर जगह जहाँ मैंने टी लिखा है वहाँ पर ए है। इसका मतलब जो ए प्रकार का छिद्र था वो वास्तविकता में टेट्राहेड्रल वॉइड ही था, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड बना था। ठीक है। अब बेटा अगर हम लोग यहाँ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड ढूंढें तो हमें दिख रहे होंगे 3 कण। देखो ये 1, ये 2 और ये 3 कण ऊपर की ओर चिन्हित कर रहे हैं, इधर एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो ये 3 कण हैं 4, 5 और 6, ये नीचे की ओर एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो बीच का गैप है वो क्या होगा? एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, एक अष्टफलकीय रिक्ति। अब अगर हम ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स को मेंशन करें तो ये एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है, ये एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है, ये एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये। तो इस तरह से जब भी हम लोग एक षटकोणीय सुसंकुलन से सुसंकुलित पृष्ठ के ऊपर एक और षटकोणीय सुसंकुलन से सुसंकुलित पृष्ठ रखते हैं तो उनके बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बन जाते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति बन जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें बेटा, जैसे कि NaCl में 2 तरह के कण होंगे, कौन? सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस। तो क्लोराइड माइनस जो होता है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब घनीय सुसंकुलन FCC टाइप, क्योंकि घनीय सुसंकुलन 2 टाइप का होता है, एक FCC और एक SCC। तो FCC टाइप में अरेंज होता है और उसकी सभी चतुष्फलकीय रिक्ति, इनकी सभी अष्टफलकीय रिक्ति, इनकी सभी अष्टफलकीय रिक्ति में कौन से कण होते हैं? तो सोडियम के कण। सोडियम के कण क्लोराइड के सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित होते हैं। इसी तरह अगर हम कैल्शियम फ्लोराइड ले लें तो इसके पार्टिकल क्या होंगे? कैल्शियम +2 और फ्लोराइड -2F- लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो कैल्शियम के कण जो हैं वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग FCC टाइप में अरेंज्ड होता है और इसकी सभी चतुष्फलकीय रिक्ति, कौन सी रिक्ति? चतुष्फलकीय रिक्ति में कौन से कण उपस्थित होते हैं? फ्लोराइड के कण। ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है बेटा। याद रखेंगे कि NaCl में क्लोराइड के अष्टफलकीय रिक्तियों में सोडियम के कण होते हैं और कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम की चतुष्फलकीय रिक्तियों में फ्लोराइड के कण होते हैं। अब अगर इसमें रेशियो देखें तो सोडियम और क्लोरीन का रेशियो क्या है? 1:1।
मतलब अगर एक कण है तो एक रिक्ति है। बट अगर कैल्शियम फ्लोराइड में देखें तो एक कण है तो कितनी रिक्तियां हैं? 2। तो याद रखेंगे रिक्तियों की संख्या किसी भी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है वो कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो याद रखेंगे बेटा, रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या पर निर्भर करती है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या के समान होती है और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या के ठीक 2 गुनी होती है। ठीक है, समझ में आया? यदि कणों की संख्या कितनी हो? n, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी? n सेम होता है, पर चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगा? 2n। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉजिक है। इससे काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग बना के देखेंगे, बट ध्यान रखेंगे हमेशा कि हमेशा अष्टफलकीय कणों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या के समान होती है और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या के 2 गुनी होती है। बेटा पहला प्रश्न है, तत्व B परमाणुओं से HCP जालक बनाता है और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। मतलब जितनी चतुष्फलकीय रिक्ति हैं उनमें से 2/3 को जो A है वो भरता है। तो B और A द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा? ये एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो इसमें शुरू करेंगे, माना B कणों की संख्या, B के कणों की संख्या हम क्या ले लेते हैं? चलो हम ले लेते हैं n। ठीक है, अतः चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगा? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या n होगा। अतः A कणों की संख्या क्या होगी? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या की 2/3, मतलब 2n इंटू 2/3, मतलब हो जाएगा 4n/3। अगर हम लोग A रेशियो B निकालें तो हो जाएगा 4n/3 डिवाइडेड बाय n। अब बेटा इसको काट लो, n से n क्या हो गया? कैंसिल। तो A/B इज इक्वल्स टू क्या आया? 4/3। अतः सूत्र क्या होगा? A4B3। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो इस तरह से सिंपली हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अच्छा, अगला देखें, एक और क्वेश्चन है। कोरंडम एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यदि एल्यूमिनियम आयन 2/3 अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित है तब कोरंडम का सूत्र बताइए। जरूरी नहीं बेटा कि हर बार 2/3 होगा, 1/4 भी हो सकता है ना? वो कुछ भी रेशियो हो सकता है, पर बना सकते हैं ना। हम लोगों को बोला है कि ऑक्सीजन की अष्टफलकीय रिक्तियों में एल्यूमिनियम उपस्थित है, तो हम ले लेंगे क्या शुरू में? माना क्या? ऑक्सीजन कणों की संख्या कितनी? ऑक्सीजन कणों की संख्या हम ले लेंगे क्या? n। अतः अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी? जो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है वो कणों की संख्या के समान होती है, तो वो भी n होगा। अतः एल्यूमिनियम कणों की संख्या क्या होगी?
एल्यूमिनियम कणों की संख्या हो जाएगी 2/3 ऑफ n, मतलब 2/3 मल्टीप्लाइड बाय n। अतः अगर मैं एल्यूमिनियम इस टू ऑक्सीजन निकालूं, अनुपात निकालूं, तो हो जाएगा 2n/3/n। अब यहाँ से n क्या हो गया, कैंसिल। तो एल्यूमिनियम बाई ऑक्सीजन यहाँ पे 2/3 आ रहा है। अतः सूत्र क्या होगा, A2O3, जिसको कि हम कोरंडम कहते हैं, है ना। तो इस तरह से तुम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। उसमें तुमको दिया होगा कि एक के अष्टफल की रिक्ति या चतुष्फल की रिक्ति में दूसरे के कण उपस्थित हैं और तुमको वहाँ से उसका सूत्र निकालना होगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेटा अब हम लोग देखते हैं रिक्ति की त्रिज्या व कण की त्रिज्या के मध्य संबंध। इसमें पहला जो रिक्ति है वो है अष्टफल की रिक्ति। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं अष्टफल की रिक्ति कैसे बनता है, 3 कण के ऊपर उल्टे क्रम में 3 कण रखे जाते हैं। तो अगर हम लोग चिन्हित कर लें तो ये अगर हो A, ये B, ये C और ये हो D और ये E और ये F, तो हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं जो कण B, C, D और E है, ये 4 कण जो हैं वो एक तल में उपस्थित है। B, C, D और E ऐसे, है ना। 3 कण 1 2 3 और 3 कण 1 2 3 अगर ऊपर हो तो 4 कण एक तल में होंगे और उनके बीच में क्या है, यहाँ पर रिक्ति, यहाँ पर गैप है। अगर हम उन 4 कणों को यहाँ मेंशन कर दें, यह है B, यह है C, यह है D और यहाँ है E। यदि हम मान लें कण की त्रिज्या कितनी हो, कैपिटल R, और रिक्ति मतलब जो गैप है उसकी त्रिज्या कितनी है, तो स्मॉल r, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो इस केस में तुम देखोगे जो BC है उसका डिस्टेंस क्या होगा, B to C। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल R है, यहाँ से यहाँ तक का फिर कैपिटल R, तो B to C कितना हो जाएगा, जो B to C है वो होगा 2R। इसी तरह CD भी 2R होगा, DE भी 2R होगा और BE भी 2R होगा। मतलब ये जो BCDE चतुर्भुज है वो एक वर्ग हो जाएगा, उसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान। हम क्या करते हैं, B से D को जोड़ देते हैं, ऐसे B से D को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो त्रिभुज बन जाएगा BCD। दिख रहा है बेटा त्रिभुज BCD। जो त्रिभुज BCD है उसमें अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, हम ले सकते हैं BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। ये भी 2R है और ये भी 2R है, तो 2R का स्क्वायर क्या है, BD क्या है, B से D अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो कैपिटल R है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R। तो हम BD को लिख सकते हैं क्या, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इससे पहले था 2R स्क्वायर, ये 4R स्क्वायर और ये 2R स्क्वायर, ये 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर हो जाएगा 8R स्क्वायर। अब अगर हम लोग दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो 2R प्लस 2R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8, 2 अंडर रूट 2 होगा इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। अब हम लोग को रिलेशन निकालना है स्मॉल r और कैपिटल R में, तो 2 स्मॉल r इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 कैपिटल R माइनस 2R। हम क्या कर रहे हैं, 2R को ट्रांसफ़र कर दिया,
2 स्मॉल r इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा, √2 - 1 इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल R। अब यहाँ हम लोग क्लियरली देख रहे हैं 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू √2 कितना होता है 1.414 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414 होगा। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और कुछ न्यूमेरिकल्स में भी तुमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। स्मॉल r बाई कैपिटल R मतलब अष्टफलकीय त्रिज्या, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या और कण की त्रिज्या के बीच का संबंध होता है स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414। बेटा अब हम पढ़ते हैं किसी चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए रिक्ति की त्रिज्या व कण की त्रिज्या के बीच संबंध। जैसे कि हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति में पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ 3 कण, जैसे कि अगर मैं इसको ABC लिख दूँ, 3 कण के ऊपर एक कण होता है और जो बीच में गैप बच जाता है उस गैप को हम क्या बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। अब सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अगर 3 कण के ऊपर एक कण रखा जा सकता है, 3 कण के ऊपर एक कण रखा जा सकता है तो उसके नीचे भी पलट कर देखो, उसके नीचे भी एक कण रखा जा सकता है। तो एक कण उसके ऊपर 3 कण उसके ऊपर एक कण, कुछ इस तरह इमेजिन करो जैसे कि डायग्राम में है। यहाँ पर ये 3 कण हैं, ये वो A, ये B और ये C, ऊपर का कण D है और नीचे का कण क्या है E है। तो इस तरह से यहाँ बीच में जो है वो इन कणों के बीच में कहीं पर ये गैप छूट जाएगा। इस गैप की त्रिज्या हम लोगों को निकालनी है कण की त्रिज्या के अनुपात में। तो मान लेते हैं, माना कण की त्रिज्या जो है वो क्या है कैपिटल R और रिक्ति की त्रिज्या इसको हम लोग ले लेते हैं क्या स्मॉल r। अब इसको समझो कि जो A टू D डिस्टेंस है या C टू D डिस्टेंस है और B टू D डिस्टेंस है, A टू B डिस्टेंस है, B टू C डिस्टेंस है, A टू C डिस्टेंस है, ये सारे के सारे क्या होंगे सेम। तो इक्वल डिस्टेंस में इन कणों को लेकर इसके लिए रिक्ति की त्रिज्या और कण की त्रिज्या के बीच का संबंध या उसका अनुपात ज्ञात करना काफ़ी कठिन है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सप्लीमेंट्री ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए हम एक घन ले लेते हैं जिसमें कण अभिष्ट स्थानों पर उपस्थित हैं। इस घन की भुजा मान लेते हैं कितनी है A। अच्छा, घन के सिरे चिन्हांकित कर लेते हैं, ये है P, Q, R, S, T, U, V और W, ये घन के सिरे हैं। अच्छा, अगर देखें तो P, T और R ये 3 कण एक तल में उपस्थित हैं, जैसे कि हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति में देखते हैं। अगर चिन्हांकित करें तो ऐसे ये 3 कण, इसके ठीक ऊपर एक कण कौन है V और इसके ठीक नीचे एक कण कौन है S। तो इस बीच में जो रिक्ति होगी वो ये बीच में होगी। ठीक है, रिक्ति की त्रिज्या हमने कितनी मान ली है स्मॉल r और कण की त्रिज्या हम कितना मान लिए हैं कैपिटल R। अब अगर ये रिक्ति को हम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से Q से S को जोड़ देते हैं। किससे किसको को Q से S को ऐसे जोड़ देते हैं। क्योंकि घन है, सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तो एक समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो त्रिभुज क्या PQS में, PQS में त्रिभुज क्या ले लेते हैं PQS में। अगर हम यहाँ से QS निकालना चाहें, QS क्या होगा √PQ² प्लस PQ² प्लस QPS²। QS का मैग्नीट्यूड √A² प्लस A² होगा। QS इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2A²। तो QS इज इक्वल्स टू आ जाएगा √2 × A। अच्छा, जो QS है उसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा VT के।
क्यू एस इज इक्वल टू क्या होगा वी टी। और तुम देख रहे हो v में भी कण है और t में भी कण है। अगर ये v वाला कण है और ये t वाला कण है तो v और t के कण तो एक दूसरे को छू रहे हैं, तो कांटेक्ट में है। 3 कण के ऊपर एक कण रखेंगे ना तो कांटेक्ट में है। तो ये r ये r, तो क्यू एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R प्लस कैपिटल R। तो इस तरह √2a जो कि क्यू एस का वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के। तो a बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू r। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक v से s को मिला लेते हैं कुछ इस तरह से। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा VQS, इसका राइट एंगल 90 डिग्री ये होगा, है ना। समकोण त्रिभुज होगा राइट एंगल ट्राइंगल मतलब, और उसका 90 डिग्री जो होगा वो ये होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर VS निकालना चाहें, VS पाइथागोरस थ्योरम से VS इज इक्वल टू क्या होगा, VQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, VQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, VS स्क्वायर इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू। अच्छा बेटा, VQ क्या है, VQ घन की भुजा है, कितनी होगी A, और QS का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं। QS का मैग्नीट्यूड क्या है, √2a। तो ये रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर √2a का होल स्क्वायर। तो VS इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, VS इज इक्वल टू हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। VS इज इक्वल टू हो जाएगा √3a स्क्वायर। तो VS इज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू a। अच्छा, अच्छे से देखें तो VS में जो यहाँ पर रिक्ति है वो भी होगी। इस कण की त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल R, इनकी त्रिज्या क्या होगी 2 स्मॉल r, इसकी त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल R। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, जो VS है वो बनेगा। तो इस तरह हम लोग VS को क्या लिख सकते हैं, बिकॉज VS इज इक्वल टू 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, ठीक है। और VS का वैल्यू क्या है, √3a 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। स्मॉल a की वैल्यू पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू होता है √2r, वैल्यू रख दें, हो जाएगा √3 इंटू √2r इज इक्वल टू 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। ये हो जाएगा √6 कैपिटल R, 2r को ट्रांसफ़र कर देते हैं, माइनस 2r इज इक्वल टू 2 स्मॉल r। ये हो जाएगा √6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, कैपिटल R कॉमन निकाल करके इधर ले आए, स्मॉल r बाई कैपिटल R। √6 का वैल्यू होता है 2.449 माइनस 2/2 इज इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल R। अब सब्सट्रैक्ट कर लो, ये हो जाएगा 0.449 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो स्मॉल r बाई कैपिटल R डिवाइड करो, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, फिर 2 5 जा। तो इस तरह से 0.225 राउंड ऑफ कर सकते हैं, लगभग लिख लें तो 0.225 आएगा क्या, स्मॉल r बाई कैपिटल R, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तुमको ये भी पूछा जाता है कि चतुष्फलकीय रिक्ति में कण की त्रिज्या और रिक्ति की त्रिज्या और कण की त्रिज्या का अनुपात क्या है। इस टॉपिक का यूज़ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, इसको केयर करना, डेरिवेशंस भी बनाना और ये वैल्यूज़ भी याद करना, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति दोनों के लिए कण की त्रिज्या और रिक्ति की त्रिज्या और कण की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है।